अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अ, जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे वो टॉपिक था वेव मोशन से रिलेटेड, और हमने वेव मोशन से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, जो कि मेजर या बेसिक जो क्वांटिटीज थी जो हमने स्टडी की थी। वो हमारे पास सबसे पहले था वेवलेंथ, दूसरी आपके पास थी फ्रीक्वेंसी, तीसरा था टाइम पीरियड, और चौथा था एम्पलीट्यूड। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, कल हमने देखी थी। अब मामला क्या है कि नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप और जनरेट द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। लेकिन कैसे, क्यों, किधर? तो इसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने जहन में ये सोचिए कि अगर एक रोप है और उस रोप में एक वेव जो है ए ऐसे करके जनरेट हो रही है, सिंगल पे, ठीक है। जो आपके पास वेव जनरेट हो रही है रोप में, इस वेव को अगर आप देखें तो यही है, ये कंप्लीट वेव है। इसका ये जो है ये एक पॉजिटिव वाला साइकिल है, पॉजिटिव वाला रीजन है, और ये नेगेटिव वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्रस्ट आ रहा होगा ऊपर, और नीचे क्या आ रहा होगा, ट्रफ। अच्छा, ये वेव एक नहीं है, ये तो जनरेट होती चली जाएंगी। मसलन अगर मैं इस वेव को और फर्दर आगे बढ़ाऊं तो ये वेव जो है वो इस शक्ल में आगे बढ़ती जाएगी और आगे जाती जाएगी, सही। अब ये बताइए कि जब किसी पोजीशन पे से वेव्स जनरेट होना शुरू होती है, तो वेव असल में क्या चीज होती है, कैरी करती है किस चीज को, एनर्जी को। और वो एनर्जी अपनी जगह रुकती नहीं है, बल्कि इट विल ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी रोप पे एक लूप बना के हाथ छोड़ दूं, तो आप देखेंगे कि वो एक सिंगल लूप जो होगा वो रोप के अंदर क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, कोने से टकरा के वापस आएगा। तो बताइए, जो स्पीड ऑफ वेव होगी वही स्पीड ऑफ एनर्जी भी कहलाएगी। जब वो लूप या एनर्जी रोप में मूव करेगी, तो वो उस एनर्जी की जो मूवमेंट आ रही होगी किस चीज में, उस रोप में, क्या मैं उस एनर्जी की मूवमेंट की स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं? यकीनन कर सकता हूं। क्या आपके पास वेलोसिटी का एक सर्टेन फॉर्मूला है, उसके थ्रू मैं क्या मालूम कर सकता हूं, उसकी वेलोसिटी का। तो वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ दैट, सही। अब मैं ये करता हूं कि यहां पर वेलोसिटी के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखें तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, ऐसे ही फॉर्मूला आता है आपके पास, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब मैं करता ये हूं कि मैं यहां पर इस वाले पोर्शन को एलिमिनेट कर देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेव देखता हूं। जो आगे का पोर्शन मैंने बनाया था इसको अभी हटा दिया, फिलहाल मैं सिंगल एक वेव देख रहा हूं। अब सपोज कि एक वेव यहां तक जो पहुंच रही है, ये कितने टाइम में यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा रही है, इस टाइम को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट, किस चीज से, स्मॉल टी। जबकि यहां से यहां तक पहुंचने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया, इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि डिस्टेंस एस होता है। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक स्मॉल टी आ गया और एक स्मॉल एस आ गया। तो बताइए, ये जो वेलोसिटी ऑफ दैट वेव जो कि यहां से यहां तक ट्रेवल की है एनर्जी ने, if we are going to find, तो that will be equals to s upon t। तो मैं यहां पे इसका जो फॉर्मूला लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, s upon, इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो हम लिखेंगे s upon t। तो आप क्या कीजिएगा कि यहां पे आपने s की जगह ये वाला s लिख लेंगे और t की जगह, तो आपके पास आंसर अभी भी क्या रहेगा, s upon t। लेकिन अब आप तुम देखो कि इफ इट इज अ सिंगल वेव, अगर ये क्या है, सिंगल वेव है, तो बताइए एक सिंगल वेव के अंदर जो कवर्ड डिस्टेंस होता है, क्या मैं इसे वेवलेंथ लैम्डा नहीं कहता? यानी कि वेव ऑफ अ सिंगल वेव, कल मैंने बताया था ना वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ अ वेव।
लेंथ ऑफ अ वेव। तो अगर मैं एक सिंगल वेव के डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वही एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा। लैम्डा यानी कि वेव लेंथ, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ द वेव, ये मैंने बताया था लैम्डा इसको कहते हैं, नहीं ये मैं अभी बताता हूं, जरा सुने। ये जो सिंबल मैं बना रहा हूं ना, ये सिंबल होता है इस तरीके से, वेवलेंथ का सिंबल, और उल्टा वाय, और इसको कहते हैं LEMBDA, ये ग्रीक लेटर है लैम्डा। लैम्डा जो है ये क्या कहलाएगा, दैट इज द, इट इज अ ग्रीक लेटर एंड द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा होता है, वैसे ये लैम्डा भी होता है। और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल। तो बताओ यहां पर जो एस है, क्या मैं इस एस की जगह लैम्डा लिख सकता हूं? यकीनन। जो कवर्ड डिस्टेंस है वो एक वेव के लिए है ना, तो डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वेव क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ दैट वेव, और उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा डिवाइडेड बाय। अब ये बताइए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम क्या लगा, टी। तो याद करें कि कल हमने एक टर्म पढ़ी थी, क्या चीज, नहीं मेरा बेटा, हमने पढ़ी थी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर वन साइकिल। तो यहां पर जो टी लिखा है, असल में ये टी किसके बराबर है, कैपिटल टी। किसके बराबर है, यानी कि जो टाइम है वो असल में टाइम नहीं है, बल्कि वो टाइम पीरियड है। यानी कि अगर डिस्टेंस वेवलेंथ है तो टाइम क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल टी। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। आ गया रिलेशन। v इज द वेलोसिटी ऑफ क्या, वेव। वेलोसिटी क्या है, वेव। जबकि उस वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा है, और उस वेव का जो टाइम है वो क्या है, कैपिटल टी टाइम पीरियड। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूंगा। वो चेंज कैसे करूंगा कि मुझे ये रिलेशन पता है, इसका मुझे इसका रिलेशन ये पता है कि आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, यार ये सही क्यों नहीं चल रहा, खैर इसका रिलेशन आपको पता है कि 1/f जो होता है वो इक्वल होता है t के, और 1/t इक्वल होता है किसके, f के। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे ना, f है तो 1/t लिख सकता हूं, अगर t है तो 1/f। अगर कहीं 1/t लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, f, और कहीं 1/f लिखा है तो क्या लिख सकता हूं, t, पलट के लिख सकता हूं ना। तो बताइए यहां पर जो ये लिखा है, ये ऐसे लिखा है ना, लैम्डा ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 1/t। लैम्डा जो है ये सिंबल है, लैम्डा वेवलेंथ। अभी मैंने वेवलेंथ का सिंबल यहां पे इतना बड़ा बना के बताया है ना, समझ रहे हैं। तो वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, सिंगल डबल नहीं होती, वेवलेंथ ऑफ वेव कहलाई। अब आप ये मुझे बताइए 1/t की जगह क्या लिख सकता हूं, f। तो बताइए यहां पे आ जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू v। तो बताइए आपके पास n पे यहां पे जो रिलेशन बिल्डअप होगा, हाँ कहिए भाई। देखिए ये 1/t है, 1/t की जगह क्या लिख दिया, देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, अगर लिखा है 2/3 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो फर्क तो नहीं है ना। तो मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये बताइए v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ गया, f पहले लिख लें और लैम्डा बाद में। तो इसका फॉर्मूला चाहे आप जैसे भी लिख लें, ये आपके पास मेजर मेन फॉर्मूला आ गया, जो कि फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ वेव। ये कहलाती है वेव इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जी हाँ ये कहलाती है वेव इक्वेशन। कहां थे भाई, हाँ वेव इक्वेशन। क्यों, नहीं किस चीज की तकलीफ, मैंने सवाल किया, फिर कभी ना बड़े होने की कोशिश करें। आप लोग करते ही नहीं है बड़े। अगर आप बड़े बनेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि जिंदगी क्या। लेकिन आप लोग ना यही सवाल करिएगा क्यों,
आप लोगों को नहीं पता क्यों? पता है क्यों, लेकिन कह क्यों रहे थे? शुगल होगा ना, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, बात हटेगी। हो गया शुगल? हो गया भाई? चलें आगे चलें। वेव इक्वेशन समझ में आ गई। अब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जब भी कोई वेव दी जाएगी तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा क्या चीज, उसकी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है? उस एनर्जी की वेलोसिटी। वेलोसिटी को कुछ नहीं कहते, वेलोसिटी को वेलोसिटी ही आज भी कहते हैं। ये वेलोसिटी है किस चीज की? उस एनर्जी की है जो रोप में ट्रेवल कर रही है। तो रोप में एनर्जी किसके ऊपर बैठ के ट्रेवल कर रही है? वेव पे। तो वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेव की वेलोसिटी। अभी समझ में आई बात? जो आप कहते हैं ना वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ कितनी है, तो आप क्या कर रहे होते हैं? जो साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी बता रहे होते हैं, साउंड की एनर्जी की स्पीड बता रहे हैं। अब आप ये बताइए, वेवलेंथ जो होती है वो आप किस चीज के थ्रू मालूम करेंगे? अब यहीं से आप निकाल लेंगे वेवलेंथ के भी फॉर्मूले, लेकिन वेवलेंथ अब आप किस चीज के लिए फाइंड आउट क्या करेंगे? वेवलेंथ उमूमन निकाली जाती है थ्रू स्केल, कि जो आपको वेव बनी हुई होती है उसके थ्रू आप उसको कैलकुलेट करें। सही? ये पेपर में क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं, 1 मिनट जरा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं शायद आपको बता सकूं। 1 सेकंड, एक करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें वेव लिखा है कहीं? करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वेव से लिया। और यहाँ पे कहीं CRQ में नहीं लिखा, पेंडुलम लिखा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट। चलो यही देख ले। असल में ना CRQ उसके अंदर ज्यादा, ये देखें ये दी। हाँ भाई मेरा बेटा, 2 types of waves are shown in the figure। हाँ मेरा बेटा, F लैम्डा, V इज इक्वल टू F लैम्डा है वेलोसिटी का फॉर्मूला है ऑफ वेव, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। अब देखें, 2 types of waves are shown in the given below। ठीक है, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ वेव्स एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो कि ए कौन सी वेव है और बी कौन सी। तो मेरे ख्याल में ये आप कर सकते हैं। ए कौन सी है? ए जो है वो कौन सी है? ट्रांसवर्स। और बी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल, LONGITUDINL। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है? क्योंकि यहां पे देखिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक्सपेंशन फॉर्म हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्रस्ट और अच्छा वेवलेंथ समझ में आ रही है? देखिए वेवलेंथ यहां से यहां तक कि इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो देखिए ये कौन से पॉइंट को टच कर रही है? क्रस्ट को। और ये भी किसको टच कर रही है? क्रस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ जो है 2 क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस शो कर। एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ द वेव यहां से नहीं लिया जाता, जो सतह होती है, सरफेस होती है, वहां से हाइट एम्पलीट्यूड। यहां पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक क्रस्ट, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के मिडिल तक का डिस्टेंस होगा, ये वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है बेटा? अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ईच टाइप ऑफ वेव एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर दे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट लिखना चाहेंगे? कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ये एक्सप्लेनेशन। क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो आपने दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। डिस्क्राइब 5 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन डेली लाइफ, ये तो थ्योरेटिकल है, ये अभी आपका है नहीं, तो ये फिर हम बात, ये जो पार्ट है ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी के। अब ये देखें, देखें मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आ गया वही जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या था वो? V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब जरा देखिए,
यहां पर अगर आप देखें तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स दी हुई है। अब इसको अगर तुम पढ़ोगे ना, देखो क्वेश्चंस को मैंने जितनी भी अभी तक फिजिक्स आपको वेव्स से रिलेटेड चीजें पढ़ाई हैं, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको उसको विजुलाइज करके समझाऊं कि गिनो कितनी वेव्स हैं, काउंट करो, मालूम करो। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको जरा सा समझिएगा तो आपकी ये चीज क्लियर होगी कि ये वेव जो है वो किस तरीके। देखें भाई, यहां से वेव चलना शुरू हुई, वेव की हाइट कितनी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड लिखने के लिए जाऊंगा तो वो एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वेवलेंथ बताइए, 20, ग्रेट। 20 कैसे होगी भाई, यहां से चलिएगा, पहले क्रस्ट पे आए, नीचे आ गए यहां पर, फिर यहां पे ट्रफ पे आए और फिर यहां पे वेव कंप्लीट हुई। तो यहां से चलिए तो यहां से यहां तक 5, फिर ये 10, फिर ये 15, फिर 20। तो यहां से लेके यहां तक की जो वेवलेंथ आ रही है, डिस्टेंस, ये मैंने फिगर को देख के अंदाजा लगाया कि ये कितने सेंटीमीटर आ रही है, 20 सेंटीमीटर। तो अच्छा, यहां पे कुल टोटल कितनी वेव्स बन रही है भाई, एक वेव की लेंथ लेनी है, वेव वहां से शुरू हुई तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शन मिलके एक वेव बनेगी। अब इसका डिस्टेंस ले लो एक्स एक्सिस में, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 20 आ गया। अभी भी नहीं आई, 15 नहीं बन गया यार। यहां से लेके यहां तक का फासला कितना बनेगा, यहां से यहां तक 5 हुआ, फिर ये 10, फिर ये 15 और फिर ये 20। तो टोटल यहां से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितने सेंटीमीटर आ रहा है। इस 20 को मैं क्या कहूंगा, लैम्डा, वेवलेंथ। समझ गए। अब दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, वेवलेंथ आ गई। अब जरा देखें, और कोई इंफॉर्मेशन ग्राफ से नहीं दी जा रही है। अब मैं इसको यहां पढ़ता हूं, है बेटा। अब देखें ग्राफ में क्या दिया रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, बता दिया तुमने, आपको बताने से पूछने से पहले ही हमने मालूम कर लिया था। एंड द वेवलेंथ, और आपने क्या मालूम करना है, लैम्डा भी बता दिया आपने 20 सेंटीमीटर इन द अबव फिगर। तो आपने दोनों चीजें बता दी। बताइए, ये 2 वर्ड्स लिखने के आपको एक एक नंबर मिल गए। समझ रहे हैं, यानी जाग रहे हैं, एक एक वर्ड। ये ERQ के अंदर दिया है, लेकिन ये CRQ भी बन सकता है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, अगर फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज हो, 10, तो इसका मतलब क्या है, एडिशनल में आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है 10 हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितनी दी गई है, 20। तो बताइए, वेवलेंथ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्शन के लिए, क्योंकि आपको वेलोसिटी निकालनी है मीटर पर सेकंड, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ गया। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.2 मीटर। हाँ मेरा बेटा, 104 कहां लिखा, नहीं ये हर्ट्ज, समझ गए ना। अच्छा भाई, अब आपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई और मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर मैं यहां पे 20 रखता तो आंसर क्या था, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो भी आपके पास क्या आ रहा होता, वैसे ही। हाँ बेटे, 2 चीजें आ गई। अब मुझसे ये कहता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑल्सो। तो बताओ, टाइम पीरियड मालूम करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, तो बताइए, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, तो कितना आया, 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो वेव बनी हुई है कितनी है, 3। बताओ 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, 10। 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, मुझे कैसे पता लगा, फ्रीक्वेंसी से, 10 हर्ट्ज से। 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही हैं, यहां पे कितनी बन रही हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 3 वेव्स बन रही हैं, ये 1 सेकंड से ज्यादा अरसे में बन रही होंगी या कम, कम लिखा है यहां पर, नहीं,
लेकिन जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी के रिलेटिवली बताया कि जो चीज मेरे सामने डिस्प्ले की गई है वो 1 सेकंड का बहुत छोटा सा हिस्सा। अब बताओ, एक वेव 0.1 सेकंड में, 2 वेव 0.2, 3, तो इस तरीके से 8 वेव 0.8, 9 वेव 0.9 और 10 वेव 1 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 10 वेव बना लेता पूरी आंखें, तो वो ड्यूरेशन किसका होता है? 1 सेकंड। और यहां पे एक वेव जो है वो 0.1, यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम लूं इस पोर्शन का, तो ये टाइम आएगा 0.1 सेकेंड्स, जो कि इसका क्या कहला रहा होगा? टाइम। तुम लोग के समझ में आया? एक वेव, एक पूरी वेव। पूरी वेव का मतलब क्या है कि पूरे रोप की बात करो तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स हो, एक वेव। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसा मुमकिन है ना कि इस रोप में हंड्रेड्स ऑफ वेव्स और थाउजेंड्स ऑफ वेव्स हो? याद है? बात समझ में आ गई? अब मैं बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, और वो बात है किस चीज की? कि वेलोसिटी की डिपेंडेंसी किस पे होगी। अब तुम समझो, अगर मैं किसी फॉर्मूला क्या, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है? वेलोसिटी पे। समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दोनों प्रोडक्ट में ना यार, एफ बढ़ाऊंगा तब भी बढ़ेगी और लैम्डा बढ़ाऊंगा तब भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं। वो इस वजह से नहीं होगा कि अब सपोज इस वेव की मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ वेव ज्यादा हो जाएंगी ना, तो एफ की क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन जब इतने से रीजन में ज्यादा वेव्स डाल दोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। नहीं समझे? इसका मतलब क्या है कि कोई वेव अगर मेरे पास मौजूद है और मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम करके उसकी स्पीड को क्या कर देगा? कांस्टेंट कर। नहीं समझे? मैं बोल रहा हूं, अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज की साउंड प्रोड्यूस हो रही, उस साउंड का ये जो कॉर्ड है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये कॉर्ड तेज वाइब्रेट करे तो आवाज मोटी, हल्के वाइब्रेट करे तो आवाज मोटी होगी। मसलन देखिए, मैं अभी इस वक्त भारी आवाज में बात कर रहा हूं, ये आवाज क्या है? भारी है, यानी कि वोकल कॉर्ड स्लो वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आवाज पतली कर लूं और बहुत बारीक आवाज, तो अब ये जो मैंने बारीक आवाज बनाई थी ना, इस बारीक आवाज से मेरा वोकल कॉर्ड, अब मुझे खुद सोचो, अगर तुम भारी आवाज में बात कर रहे होगे ना, तुम्हारे ये टॉन्सिल्स या कॉर्ड ये जो वाइब्रेट करता है ना, इस पे स्ट्रेस नहीं आएगा भारी आवाज। लेकिन जब आप मोटी पतली आवाज में बात करें, आप थोड़ी सी देर बात करेंगे, आपको स्ट्रेस आ, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन क्या होती है? बहुत फास्ट हो जाती है। अब मुझे एक बात बता, अगर मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज की जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो साउंड होती है, उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। ये जो वेलोसिटी आपके पास आ रही है, ये वेलोसिटी आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की डिपेंडेंसी पे होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं भारी आवाज से बात करूं या पतली आवाज से बात करूं, वेलोसिटी पे कोई फर्क, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, वोकल कॉर्ड तेज वाइब्रेट करेगा, आवाज बारीक हो जाएगी, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई। जब वेवलेंथ कम हुई तो प्रोडक्ट क्या रहा? कांस्टेंट। तो ये याद रखें कि कभी भी वेलोसिटी के ऊपर, वेव की वेलोसिटी पे उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई इंपैक्ट नहीं आता। तभी देखो, तुमसे कहते हैं, मैं तुम्हें बताऊं ना, मैं तुमसे कहूं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। अब इसका नाम क्या है भाई? अच्छा, और तुम्हारा? मैं ये नहीं कहता कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ रियाज इज इतना, वो चाहे बम की आवाज हो चाहे इनकी आवाज हो, एक जैसी स्पीड ऑफ साउंड आई। रीजन क्या है? कि दोनों से सही। एक मिनट भाई, बेल कहां हुई है? जाइए। फिर से कहिए।